अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है भी तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। वीज़ा वाला भाई आज आप लोगों के लिए एक और टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आया है और वो टॉपिक है यूके विज़िट वीज़ा रिजेक्शन। दोस्तों हम जब भी किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि चलो भाई वीज़ा अप्लाई हो रहा है, वीज़ा आएगा तो हम एक नई कंट्री में जाएँगे, वहाँ घूमेंगे, फिरेंगे, पिक्चर्स लेंगे, वीडियोज़ बनाएँगे, सोशल मीडिया पे अपलोड करेंगे। बहुत सारे हम लोग अपने दिमाग के अंदर जो है ना वो ख्वाब सजा लेते हैं और जब वो वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो वो ख्वाब चकनाचूर हो जाते हैं। आज की वीडियो के अंदर मैं एक ऐसा केस डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ जो कि 3 दफ़ा उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया है और उनका केस भी काफ़ी अच्छा था लेकिन फिर भी उनका वीज़ा 3 दफ़ा रिजेक्ट हो गया है। तो वीडियो के अंदर मैं आपको उनका रिजेक्शन लेटर भी दिखाऊँगा और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको अगर वो फॉलो करेंगे तो मेरे हिसाब से उनका जो है मेरा जो ओपिनियन है उनका वीज़ा रेशो जो है वो बढ़ जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ मैं वीडियो के शुरू में बता दूँ नीचे स्क्रीन के ऊपर नंबर्स आ रहे हैं मेरे 033335999811। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि हमारी टीम के साथ डिस्कस कर सकें कि आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आपको कौन-सी कंट्री का वीज़ा मिल सकता है, तो आप हमसे फ्री वीज़ा कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे हमारी टीम फ्री वीज़ा कंसल्टेंसी दे रही होती है और जो केसेज़ हमें लगते हैं कि जिनमें हमें चांस है, उन केसेज़ को हम प्रोसेसिंग के लिए भी ले रहे होते हैं, बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेज़ के अंदर। आइए दोस्तों वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेके चलता हूँ आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले आपको उनका रिजेक्शन लेटर दिखाऊँगा एंड देन फिर उसके सॉल्यूशंस के ऊपर भी बात करेंगे। 16 सितंबर को इनका ये वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, रिजेक्शन की ईमेल आई है इनके और रीज़न्स और रिजेक्शंस क्या-क्या हैं, वो सबसे पहले हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। उन्होंने कहा है कि आपने कहा है कि भई आप यूके विज़िट करना चाहते हैं अपनी सिस्टर को मिलने के लिए 8 दिन के लिए। उन्होंने कहा कि हमें पता है कि भई इम्पोर्टेंस है फैमिली की बहुत ज़्यादा, फैमिली से मिलने के लिए हमने आपकी एप्लीकेशन बहुत ध्यान से देखी है और आपने ये बोला है कि आपकी जो सिस्टर है वो आपको £1200 पे कर रही होंगी विज़िट वीज़ा के लिए। जबकि उन्होंने ये कहा है कि आपने कुछ नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट हमें दिए हैं, लेटर ऑफ इन्विटेशन भी है, बैंक स्टेटमेंट भी है। उनका बैलेंस जो है वो £4269 है। लेकिन उनका अकाउंट जो है वो ना रेगुलरली लो बैलेंस के ऊपर रहा है और उनका बैलेंस जो है वो एक दफा -174 के ऊपर भी चला गया है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बताया कि 19 अगस्त को उनका बैंक स्टेटमेंट जो है वो -174 था। 19/6 को जो उनका बैलेंस था वो £296 था खाली। 19/3 को उनका बैंक स्टेटमेंट £611 था। जिससे वो ये सैटिस्फाई नहीं होते हैं कि उनकी जो सिस्टर है उनकी इतनी अभी फिलहाल कंडीशन है कि वो उनको सपोर्ट कर सकें। फिर उन्होंने बोला कि भाई आपने ये भी बोला है कि आपकी जो इनकम है वो 347,906 पाउंड पर मंथ है और आपने उसके लिए हमें लेटर दिए हैं, मंथली वेज स्लिप्स दी हैं और पर्सनल बैंक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा हम एक्नॉलेज करते हैं कि आपके पास ये रेगुलर सैलरी आती है, लेकिन जो आपने वेबसाइट बताई है एम्प्लॉयर की, उसका लिंक जो है वो सर्च इंजन के ऊपर हमें कहीं नहीं मिला। उसके अलावा ये बहुत ज़्यादा हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो है ना डिजिटल मार्केटिंग जो है ना ये कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इनका ऑनलाइन प्रेज़ेंस नहीं है। Furthermore, the website claims to be number one USA digital media agency but is located in Pakistan with its major inconsistency। मतलब कि वो ये बोल रहे हैं कि ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी पाकिस्तान यूएसए की सबसे बड़ी है, लेकिन ये तो है पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन। तो ये चीज़ें हमें ना थोड़ा-सा डाउटफुल कर रही हैं। फिर उन्होंने ये बोला है कि भाई सारी चीज़ों को हम देखते हुए हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि हमें आपको अभी फ़िलहाल वीज़ा नहीं देना, हम आपसे सैटिस्फाई नहीं हैं। अब ये चीज़ें तो आपकी समझ में आ गई सारी की सारी, ठीक है दोस्तों? अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से वो अपनी इस एप्लीकेशन को अगली दफ़ा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। क्योंकि जेन्युइन रीज़न है, सिस्टर वहाँ पर हैं जिनसे वो मिलना जाना चाह रहे हैं, सारी चीज़ें उनके पास हैं, सिर्फ़ ज़रूरत है केयरफुली इस तमाम के तमाम वीज़ा के केस को प्रोसेस करने की, ठीक है? अब भई, सबसे पहला उन्होंने कंसर्न क्या बोला कि आपकी सिस्टर £1200 देंगी, लेकिन उन्होंने बोला कि भाई हमें ऐसा लगता है कि इर्रेगुलर है और वो सैटिस्फाई नहीं है। अब अब यहाँ पे ख़्याल किस चीज़ का रखना है, जब भी आप कोई स्पॉन्सर की स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हों, तो ये ज़रूर चेक कर लें कि उनकी 6 महीने की जो बैंक स्टेटमेंट आप अटैच कर रहे हैं, वो स्टेबल इनकम की हो। अब अगर आप बोलते हैं कि भई अभी स्टेबल इनकम नहीं है, तो क्या किया जाए? तो भई फिर पहले इनकम को स्टेबल किया जाए और उस स्टेबल इनकम के बाद फिर अप्लाई किया जाए। भले आपको 3-4 महीने, 5 महीने वेट भी क्यों ना करना पड़ जाए। मैं लोगों को हमेशा ये बोलता हूँ कि भई जल्दबाज़ी नहीं करो। अगर आप पे किसी डॉक्यूमेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम नज़र आ रहा है आपको, तो पहले उस प्रॉब्लम को रेक्टिफ़ाई करो और उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने के बाद फिर वीज़ा अप्लाई करो। उसके अलावा आपका स्पॉन्सर जो है वो आपको कुछ चीज़ें और भी प्रोवाइड करे, ऐसे एम्प्लॉयमेंट लेटर है, पे स्लिप्स है, टैक्स रिटर्न्स है, जिसमें यूके के अंदर एक P60 फॉर्म होता है जिसके अंदर पूरा का पूरा ब्रेकडाउन लिखा हुआ होता है कि आपने कितना नेशनल इंश्योरेंस पे किया है, आपने कितना टैक्स रिटर्न पे किया है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर क्रिस्टल क्लियर मेंशन होती हैं। और एविडेंस जिससे हम ये शो कर सकें कि दोनों एप्लीकेंट एक दूसरे को साथ सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, सबसे बेहतर क्या है भाई?
कि अगर आपके पास अपनी बैंक स्टेटमेंट होगी तो सबसे बेहतर है। ज़ाहिर-सी बात है आप बोलेंगे भाई मेरा अपना पैसा है, मेरे पास इतना पैसा है कि मुझे वीज़ा मिलेगा, तो मैं अपना टिकट भी ले लूँगा। मैं अपनी सारी चीज़ें करके सुकून से यहाँ से वहाँ पहुँच जाऊँगा और मुझे आपसे कोई भी फ़ेवर नहीं चाहिए। मेरी सिस्टर वहाँ पे ज़रूर रहती हैं, लेकिन मैं उनसे मिलने जाना चाहता हूँ। उनके घर पे ज़रूर रुकूँगा, ये रहे उनके घर के डॉक्यूमेंट, ये रहा उनका काउंसिल टैक्स का रिटर्न, अपना खर्चा मैं खुद उठाऊँगा। ये सबसे बेहतरीन केस रहता है। एम्प्लॉयमेंट रीज़न बोल रहे हैं उन्होंने कि भई आपने वही साढ़े 3 लाख कमाते हो, एम्प्लॉयर की पे स्लिप दिए हैं, मगर आपकी जो मंथली सैलरी है, उनके अलावा जो है ना कोई अदर ट्रांज़ैक्शन नहीं है, तो ये अनयूजुअल है, ठीक है ना? मतलब कि आपकी सिर्फ़ सैलरी आ रही है और खर्चा कुछ हो नहीं रहा, तो ये समझ में नहीं आ रहा हमको। एम्प्लॉयर वेबसाइट जो है वो ट्रेसेबल नहीं है, लेकिन क्या है वो पाकिस्तान में है, दे डाउटेड इफ यू आर जनरली एम्प्लॉयड मेक श्योर। अच्छा अब देखें, इसका हल क्या है? सबसे पहले आपने जो है ना, आप सैलरी को खाली इन ना कर रहे हो। लोग बैंक स्टेटमेंट बनाने के चक्कर में करते क्या हैं, सैलरी आ रही है अकाउंट के अंदर, खर्चा कैसे कर रहे हैं? खर्चा जो है वो कैश में कर रहे हैं, सैलरी का पैसा हिला ही नहीं रहे। मिसाल है साढ़े 3 लाख सैलरी आ रही है, अब उन्होंने सोचा होगा 15 लाख की बैंक स्टेटमेंट बना लेता हूँ मैं। अब वो 15 लाख की बैंक स्टेटमेंट बनाने के लिए उन्होंने क्या किया कि सैलरी निकाली ही नहीं अपने अकाउंट से, तो 5 महीने में उनका तकरीबन 15 लाख के ऊपर का बैलेंस हो गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे उनकी क्रेडिबिलिटी का इश्यू आ गया कि भाई किस तरह से ऐसे हो सकता है कि एक बंदा इसके अकाउंट में तनख्वाह आए और वो तनख्वाह का चाराना भी खर्च ना करे, तो कैसे हो सकता है कि वो अपना पूरा महीना गुज़ारा कर ले? होना तो ये चाहिए था कि साढ़े 3 लाख में से लाख सवा लाख रुपए वो अपने घर के गुज़ारे के लिए खर्च करते और बाकी पैसा जो है वो सेविंग के लिए शो करते कि मैं महीने का 2 सवा 2 लाख रुपए बचा लेता हूँ। तो इसलिए मेरे पास ये पैसा हो गया है कि मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं अपनी बहन को बजट कर लूँ। ठीक है? एम्प्लॉयर मस्ट बी वेरिफाइबल वेबसाइट, टैक्स इन्फॉर्मेशन, सोशल मीडिया प्रेज़ेंस, एसईसीपी रजिस्ट्रेशन इन पाकिस्तान। बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि यूके या यूएसए के अंदर रजिस्टर्ड हैं, लेकिन उनके बैक ऑफिसेज़ पाकिस्तान के अंदर हैं। अगर ऐसा कोई सिनेरियो है दोस्तों, तो आपको करना ये है कि उनके यूएसए की कंपनी के भी डॉक्यूमेंट देने हैं और उनकी पाकिस्तान की कंपनी के भी डॉक्यूमेंट देने हैं, ताकि आप ये लिंक एस्टेब्लिश कर सकें कि भई देख लें, ये जो कंपनी यूएसए के अंदर रजिस्टर्ड है, इसी कंपनी का कराची में भी एक नई कंपनी के नाम से ऑफिस है या पाकिस्तान के किसी और हिस्से में और मुझे जो तनख्वाह मिलती है वो यूएसए की कंपनी ही देती है जो कि पाकिस्तानी कंपनी के अंदर अकाउंट में ट्रांसफर करती है और वहां से हमें हमारी तनख्वाहें मिल रही होती हैं। अब अगर आप ये नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है आप तो यहाँ पे एक तरह से पाकिस्तानी कंपनी के एम्प्लॉई हैं। आप ये क्लेम कर रहे हैं कि मैं यूएसए की कंपनी का एम्प्लॉई हूँ, तो वो आपका क्लेम जो है ना वो फॉल्स क्लेम के अंदर चला जाएगा। ठीक है? अब overall genuineness and ties to the country. They checked if you are a genuine visitor, financial circumstances, social, economic ties, reasons to return. They were not convinced you had strong enough ties to ensure you will return. अब जब उनको ये श्योरिटी नहीं होगी ना कि भाई आप अपने मुल्क वापस जाएँगे, तो वो आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देंगे। तो अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है दोस्तों, तो प्रॉपर्टी की ओनरशिप दिखाओ कि भई मेरे पास ये प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी जो है वो एक फिक्स एसेट होता है, जिसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा होता है। उसके अलावा अगर आप रेंटल पे रह रहे हैं, तो आप उसका रेंटल एग्रीमेंट दिखाएँ, अगर आप किराए के घर पे भी रह रहे हैं, रेंटल का एग्रीमेंट दिखाएँ। फैमिली डिपेंडेंसी दिखाएँ, ऐसे बीवी, बच्चे, माँ-बाप, एफआरसी साथ अटैच करें और उसमें बताएँ कवर लेटर के अंदर कि भाई ये मेरे डिपेंडेंट हैं, जिनको मुझे वापस आके जॉइन करना है अपनी कंट्री के अंदर विजिट के बाद। प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड लीव अप्रूवल लेटर फ्रॉम एम्प्लॉयर, आप अपना एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट भी लगाएँ और साथ एक लीव अप्रूवल लेटर लगाएँ कि भाई मेरे एम्प्लॉयर को पता है कि मैं जो हूँ वो छुट्टियों पे जा रहा हूँ और मुझे वापस आना है, क्योंकि मेरे एम्प्लॉयर ने मेरी लीव्स अप्रूव कर दी हैं। ऐड बिज़नेस रजिस्ट्रेशन, अगर आप अपना बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस की रजिस्ट्रेशंस भी साथ लगाएँ। अच्छा, अब करना क्या चाहिए इनको अगली एप्लीकेशन के अंदर? डोंट जस्ट रिप्लाई विद द सेम डॉक्यूमेंट। उन्हीं डॉक्यूमेंट के साथ दोबारा अप्लाई करोगे तो भाई दोबारा रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है? स्ट्रेंथन योर ओन फाइनेंशियल स्टैंडिंग, शो योर ओन फंड, नॉट जस्ट योर सिस्टर, मतलब कि उनको अपनी जो फाइनेंशियल स्टैंडिंग है उसको बेहतर बनाना है, ना सिर्फ अपनी वो बहन के उसके ऊपर रिलाई कर रहे हो और देन उसके बाद उनको अप्लाई करना है। फिक्स्ड एम्प्लॉयर क्रेडिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड टैक्स रिकॉर्ड, जैसे मैंने आपको बताया कि उनके पाकिस्तान के भी डॉक्यूमेंट और यूएसए के भी डॉक्यूमेंट दोनों साथ लगाने हैं ताकि वो लिंक डेवलप हो सके कि किस तरह से ये दोनों कंपनीज आपस में लिंक है। एड पर्सनल टाइज एविडेंस, प्रॉपर्टी, फैमिली एंड बिजनेस। पर्सनल टाइज के जो उनके जितनी भी चीजें हो, चाहे वो कारोबार हो, वो घर हो, जो जो चीजें हो जो उनको वापस लाने के लिए खींचेगी, वो आपने जरूर साथ लगाना है। राइट अ कवर लेटर एड्रेसिंग ईच रिफ्यूजल पॉइंट डायरेक्टली। अब आपने एक कवर लेटर लिखना है, इसमें सारे के सारे पॉइंट्स को आपने एड्रेस करना है। तो दोस्तों आई होप सो कि मेरी इस वीडियो से आपको थोड़ा सा लिंक मिला होगा कि किस तरह से अगर वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो उसके रिजेक्शन के रीज़न्स को टैकल करना है। ये नहीं कि आपने दोबारा से आँख बंद करके फॉर्म फिल किया और अप्लाई कर दिया, बल्कि अब आपको जो रिजेक्शन के रीज़न्स हैं, उनका आंसर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी? मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।